तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर हैं महासंग्राम लेकर क्लास 12 के फिजिक्स का। तो हमने पार्ट 1 इसका कंप्लीट कर लिया। संपूर्ण किताब के 2 नंबर वाले पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। तो भाग 1 हमने पढ़ लिया था, भाग 2 आज हम शुरू करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, 10 नंबर तो आपको पक्का ही हो जाएगा इससे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 26 नंबर, 25 क्वेश्चन हमने कर चुका है। करेन बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस की अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी की प्रकृति का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा क्या है, कांच का अपवर्तनांक ANG मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का क्या किया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 3/2। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया क्या 3/2। तो हमारा क्या हो जाएगा ANL यानी लिक्विड के सापेक्ष क्या हो जाएगा हमारा ANL हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर क्या है को 3, यहाँ पर क्या है यहाँ छोड़ दिया है 3/2। उत्तल लेंस को 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में, ये 3/2 था तो क्या 3/2 उत्तल लेंस के 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर। तो यहाँ पर एक सेकंड, ये हमने 2/3 लिख दिया। तो हमारा क्या है 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर क्या है यहाँ पर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर। तो ANG बराबर दिया और ANL दिया। तो हम LNG करा फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले LNG निकालते हैं, LNG इसका निकालेंगे तो हमारा ANG हमने पढ़ा क्या, ये G वाला लास्ट है क्या ऊपर रहेगा और L क्या होगा ANL नीचे होगा। तो ANG/ANL। तो हमारा ANG का मान कितना है 3/2 कट गया, हमारा क्या आ गया 1। तो हम जानते हैं फोकस दूरी पर तो 1/F बराबर क्या होता है हमारा, होता है N-1 इंटू होता है 1/R1 माइनस 1/R2। तो हमारा 1/F बराबर हो जाएगा, N का मान कितना है 1 - 1, ये हमारा क्या यहाँ के लिख रहा है। तो हमारा क्या है R1 R2 का तो मान तो दिया नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 में से 1 गया 0, तो 1/F बराबर कितना आ गया 0 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर हो गया क्या हमारा 0। तो हम जानते हैं कि 1/F बराबर 0, तो F बराबर हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा इनफाई 1/0 हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/0 क्या नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट। तो कह रहा समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है अनंत होती है। तो यह क्या होगा समतल दर्पण की भांति क्या करेगा, दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। अब नेक्स्ट करक क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। करक क्रांतिक कोण होता क्या, सघन माध्यम में बना हुआ कोण। मान लेते क्या ये हमारा क्या ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, ये हमारा क्या ये अभिलंब हमने खींच लिया है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम से क्या करें हम प्रकाश की किरण को क्या करें भेज रहे हैं। तो सघन माध्यम में बना हुआ कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण क्या है, ये हमारा ये अपवर्तन कोण है क्या है हमारा 90 डिग्री हो जाता है। तो क्रांतिक कोण कहलाता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या आ गया, ये हमारा क्या ये सघन माध्यम है और ये हमारा क्या विरल माध्यम है। सघन माध्यम में बना हुआ कोण जिसके लिए क्या विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण क्या 90 डिग्री हो जाए, वो इसे क्या कहते हैं क्रांतिक कोण कहलाता है। नेक्स्ट करा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपका क्या तात्पर्य है। करा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्या हो क्रांतिक कोण से क्या हो जाए अधिक हो जाए। ये जो हमारा आपतन कोण है ये क्या आपतन कोण है, ये क्या क्रांतिक कोण से क्या अधिक हो जाए। क्रांतिक कोण इतना था क्या अधिक हो जाए और विरल माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं होती है। मतलब क्या आगे विरल माध्यम में क्या प्रकाश की किरण है क्या सघन माध्यम में क्या हो जाए ऐसे वापस लौट जाए, सघन माध्यम में क्या हो वापस लौट जाए, क्या हो प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में क्या हो वापस लौट आता है। तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। करा परावर्तक दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखें अथवा अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में
परावर्तित दूरदर्शी क्यों अच्छा है? 2016-17 में और 2017 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत शानदार है। सही इसका आंसर रहेगा। करा परावर्तक दूरदर्शी की विशेषताएं, तो दोनों में अंतर। करा इसमें प्रतिबिंब अपवर्तित दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला बनता है, इसमें बने प्रतिबिंब में वर्ण विक्षेपण का दोष नहीं होता है। बस दोनों का उत्तर क्या होगा? एक ही हो जाएगा। तो क्या क्यों अच्छा है? तो इसमें क्या होता है, जो परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तित दूरदर्शी क्या है, अपवर्तित दूरदर्शी की अपेक्षा क्या अधिक चमकीला होता है। इसमें प्रतिबिंब जो परावर्तक दूरदर्शी है क्या अपवर्तित दूरदर्शी की अपेक्षा क्या होता है? अधिक चमकीला होता है, इसलिए क्या होता है? अच्छा होता है। और इसमें बने प्रतिबिंब में क्या था? वर्ण विक्षेपण वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है, इसलिए क्या अच्छा है। तो दोनों की क्या होंगे? यही आंसर हो जाएगा। करा सूर्य प्रकाश के लिए पृथ्वी का तरंगाग्र की आकृति कैसी होती है? सूर्य के प्रकाश के लिए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये आपका क्वेश्चन लिया गया है। करा सूर्य के प्रकाश के लिए पृथ्वी का पर तरंगाग्र की आकृति गोली होती है, परंतु इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में क्या होता है? बहुत अधिक होने के कारण क्या होता है? यह लगभग समतलीय प्रतीत होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। करा फ्रिंज चौड़ाई से आपका क्या तात्पर्य है? फ्रिंज चौड़ाई से करा दो क्रमागत दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फ्रिंज चौड़ाई। इसे क्या कहते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। करा सूर्य के प्रकाश में पानी की सतह पर तेल की परतों के रंगीन होने का कारण प्रकाश के व्यतिकरण के कारण क्या होता है? ऐसी घटना होती है। 2017 में पूछा गया, 1 नंबर में क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, करा तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगाग्र किसे कहते हैं? तो तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगा किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में क्या हो, तरंगाग्र कहलाता है। मतलब किसी माध्यम में क्या करें, किसी क्षण खींचा गया क्या ऐसा काल्पनिक जिसमें क्या स्थित सभी कण क्या हो, कंपन की क्या हो, समान कला में हो, उसे क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहलाता है। या कह सकते हैं कि समान माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के क्या होता है? लंबवत होता है। 13 में, 14 में, 18 में, 25 में पूछे जाने की संभावना है, तो ये इसको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, करा कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? 11 में आया, 16 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 22 में आया, 24 में नहीं आया था, तो 25 में क्या है? गारंटी तो मान ही लीजिए। करा कला संबंध स्रोत क्या? ऐसे दो तरंग उत्पादक यानी ध्वनि स्रोत अथवा प्रकाश स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर क्या हो, अंतर समय के साथ क्या हो, स्थिर बना होता है। मतलब समान कला में क्या होंगे? कला संबंध मतलब क्या? एक ही कला में क्या होंगे? समय अंतर क्या हो, अंतर के साथ क्या हो, स्थिर रहता है। कलाओं का अंतर क्या हो, समय के साथ क्या हो, स्थिर रहता है, अर्थात कलांतर सदैव स्थिर रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट, कर प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहलाता क्या? जब प्रकाश किरणें किसी पतली झिर्री अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, मतलब क्या है? प्रकाश की किरण क्या एक पतली झिर्री, ऐसे पतली झिर्री पर पड़ती हैं, तो वे झिर्री अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से क्या होती है? मुड़ जाती हैं। अवरोध के किनारे क्या होती है? आंशिक रूप से क्या होती है? मुड़ जाती हैं। तो प्रकाश की किरणों को इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, करा किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को क्या कर देते हैं? दोगुनी बढ़ा दी जाए, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है? दोगुने से क्या होती है? अधिक हो जाएगी। ऊर्जा क्या होगी? दोगुने से अधिक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है, करा दे ब्रॉगली के तरंग दैर्ध्यों की द्रव्य तरंगों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दे ब्रॉगली की द्रव्य तरंगों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। करा दे ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश के कण तथा तरंग दोनों की प्रकृति होती है जिसे द्वैत प्रकृति कहते हैं। जो क्या होती है? जो प्रकाश क्या आता है? कण की तरह और तरंग की तरह दोनों की तरह बात व्यवहार करता है। इसे क्या बताया था? दे ब्रॉगली ने बताया था। इसी को क्या करना था? हमको बस बताना था। तो 38 करा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? 12, 13, 15, 16, 17, 23 में पूछा गया, तो अंतर पर पूछा, तो इस साल पूछा जा सकता है। तो इसको भी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। कारण जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणें जैसे पराबैंगनी प्रकाश को डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। दोनों क्या है? सेम ही चीज है। मतलब क्या करें? किसी धातु के तल पर क्या करें? हम निश्चित आवृत्ति का क्या करें? प्रकाश डालना है, उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रहा है। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट, करा किसी पृष्ठ के लिए कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। तो कार्यफलन के लिए 10, 13, 14, 16, 18, 23, 19, 20 में पूछा गया प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। दोनों क्या क्वेश्चन सेम ही है।
तो कह रहा कार्य फलन होता क्या है, कह रहा आपतित प्रकाश के एक फोटान को की वह न्यूनतम ऊर्जा, कोई आपतित प्रकाश है उसके एक फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से क्या प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करे, धातु से क्या प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या करे उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, से क्या आती है प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए क्या आती है आवश्यक होती है, का धातु का कार्य फलन कहलाती है, W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। तो हम जानते हैं कि कार्यफलन W बराबर क्या होता है H इंटू न्यू जीरो। तो यहाँ पर जो हमारा क्या न्यू जीरो क्या है हमारा देहली आवृत्त है, देहली आवृत्ति, और हमारा क्या है H प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, H हमारा क्या प्लांक नियतांक है, और W हमारा क्या है कार्य फलन है, कार्य फलन है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति 2011, 13, 14, 17, 19, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, किसी धातु के पृष्ठ पर क्या हो आपतित हो रही है कोई प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो क्या करे किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का क्या करे उत्सर्जन करा सके, उसे धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे क्या कहते हैं न्यू नॉट से क्या कहते हैं प्रदर्शित करते हैं। फिर करा द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए, अथवा दे बरागली तरंगे क्या है इसके अस्तित्व को दर्शाने के लिए किसी प्रयोग का नाम लिखिए। लुईस दे ब्रागली के द्रव्य तरंग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सारे क्या हैं एक ही क्वेश्चन है, बस क्या किया थोड़ा सा क्या नाम में अंतर कर दिया है। तो आइए लिखते हैं उसका उत्तर। करा द्रव्य तरंगे होती क्या है, द्रव्य तरंगे गतिमान द्रव्य कण से संबंध तरंगे क्या कहलाती हैं द्रव्य तरंगे अथवा दे बरागली तरंगे कहलाती हैं। द्रव्य तरंग या दे बरागली तरंग दोनों क्या एक ही है। करा इसकी तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है लैम्डा बराबर क्या एच अपान यम भी, लैम्डा बराबर क्या होता है हमारा एच बटे यम भी है, जहाँ यम क्या यम हमारा क्या द्रव्यमान है और भी कण का क्या है वेग है, और एच हमारा क्या प्लांक नियतांक है, लैम्डा क्या हमारा तरंग दैर्घ्य है। इन तरंगों को प्रायोगिक सत्यापन डेविस और जर्मर के प्रयोग से करते हैं। इनका प्रायोगिक सत्यापन क्या है डेविस और जर्मर के प्रयोग से क्या करते हैं इसको करते हैं। नेक्स्ट कर नाभिक 13 एल्यूमिनियम 27 और 52 टेलुरियम 125 की त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए 2018 में। तो हमारा क्या है A1 दिया 27 और A2 दिया क्या 125। तो नाभिक की त्रिज्या R बराबर क्या जाएगा R नॉट, यहाँ पर दिया है R नॉट A का पावर 1/3 R नॉट इंटू A का पावर R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा A1 बटे A2। तो R1 बटे R2 त्रिज्याओं का अनुपात तो होता है R1 बटे R2। तो R1 R2 का मान क्या पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो A1 दिया कितना 27 और A2 दिया क्या 125, तो 3/5 यानी हो जाएगा 3 त्रिका 27, ये क्या हो जाएगा हमारा इसको लिख सकते हैं क्या का पावर क्यूब का पावर क्या 1/3 है ही, तो क्या जाएगा 3 से 3 कट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/5 और इसको लिख सकते हैं क्या 3 संबंधे 5। 27 का क्या करेंगे हम 3 से काटेंगे 27 को, तो हमारा क्या कटेगा 3 9 27 3 त्रिका 9 3 इकन्ने 3 और 125 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25 5 125 5 इकन्ने 5। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 5 का क्यूब, तो क्या होगा यहाँ पर क्यूब हमने कर दिया था। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा और R1 रेशियो R2 क्या हो जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक AMU की तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि एक AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी V को क्या कहते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक AMU बराबर क्या होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 2023 में पूछा गया, तो 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कर नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। कर नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों द्वारा नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा के साथ साथ नए तीव्रगामी न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं तीव्रगामी न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं उससे उत्सर्जित होते हैं, जो रिएक्टर में उपस्थित मंदकों द्वारा मंदित होकर, मतलब क्या रिएक्टर में क्या होते हैं मंदक होते हैं जो क्या कहते हैं अभिक्रिया की गति को क्या धीमा कर देते हैं। मंदित होकर मतलब क्या धीमे होकर अन्य नाभिकों को क्या कहते हैं विखंडित करने लगते हैं।
धीमे होंगे क्या होंगे, अन्य नाविकों क्या विखंडित करेंगे। इस प्रकार नाविकों के विखंडन को एक श्रृंखला आरंभ हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। 2022 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है, यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इस प्रकार क्या अंतर है। फिर कह रहा है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। नाभिक की बंधन ऊर्जा 13, 14, 15, 16, 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही क्या होगा, अधिक अस्थायी होगा। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है, वह बाह्य ऊर्जा है जो क्या नाभिक के न्यूक्लियनों को क्या कहती है, परस्पर अलग करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक क्या होगा, उतना ही अधिक अस्थायी होगा, अस्थायी होगा। नेक्स्ट, पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है, इसमें आवेशवाहक क्या होते हैं। जर्मेनियम को कैसे पी टाइप अर्धचालक बनाया जा सकता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक होते क्या, वो अर्धचालक जो क्या शुद्ध अर्धचालक है, जो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है। मतलब क्या करेंगे, 3 संयोजकता वाले क्या करेंगे हम अशुद्ध क्या करेंगे, अपद्रव्य को क्या करते हैं हम मिश्रित करके क्या करते हैं, बना सकते हैं। और पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। ये में क्या 3 संयोजकता वाला क्या करें, अपद्रव्य को क्या कहते हैं, मिश्रित करके बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक कराते हैं। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, कोटर यानी धनात्मक होते हैं, कोटर धनात्मक होते हैं। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। कोटर किसे कहते हैं, तो कोटर किसे कहते हैं, यह किस प्रकार का व्यवहार करता है। कोटर क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक में अपद्रव्य परमाणु में से के एक और इलेक्ट्रॉन की जो रिक्ति होती है वह कोटर कहलाता है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की जहाँ पर क्या कमी हो क्या कहलाएगा, हमारा कोटर कहलाएगा। यह धनावेश कण के समान व्यवहार करता है, जो क्या पी टाइप अर्धचालक है। इसमें क्या करें, अपद्रव्य को क्या करें, मिला रहे हैं, तो परमाणु के एक और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है, रिक्ति होती है, मतलब खाली स्थान होता है, वह क्या कहलाता है, कोटर कहलाता है। फिर अर्धचालक में डोपिंग का क्या अर्थ है, इससे क्यों किया जाता है। किसी अर्धचालक को बाधित करने से क्या तात्पर्य, इसमें इस क्रिया में अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 2015 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डोपिंग यानी मादित, डोपिंग को ही क्या कहते हैं, मादित। तो अर्धचालकों में क्या है, यहाँ पर डोपिंग भी लिख सकते हैं। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में मादित होता है और अंग्रेजी में डोपिंग कहते हैं। किसी नए अर्धचालक में 3 संयोजी अथवा 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाकर उसे बाह्य अर्धचालक में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। ऐसा करने से नए अर्धचालक की क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है। ऐसा करने पर क्या होगी, उनकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ये तो उल्टा हो गया, 50 पहले 49 बाद में। तो हमने पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पथ अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। पीएन संधि को उत्क्रम या पक्ष अभिनत पर अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, अधिक हो जाती है, और विभव प्राचीर का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो हमने टॉप 50 क्वेश्चन क्या किए हैं किस पर आधारित, प्रीवियस ईयर में 2 नंबर में पूछे गए सारे क्वेश्चन थे। तो हमें उम्मीद है ये सारे सेशन आपको अच्छे लगे होंगे। यदि पूरी वीडियो पसंद आई हो तो इसमें से आपको 100% गारंटी है, आपको 10 नंबर तो आपको क्या होगा, ये दोनों यदि इसके क्या दोनों पार्ट देख लेते हैं तो 10 नंबर आपको 100% पक्का हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा, और यदि आपने एंड तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए ये आ गया है थैंक यू, देखिए टी ऊपर कूद रहा थैंक यू की तरह। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली वीडियो किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।